ओके पीपल इन सॉल्यूशंस, ठीक है, हम सॉल्यूशंस का चैप्टर कर रहे थे और सॉल्यूशंस में हमने भाई साहब, अरे भाई साहब, सॉल्यूशंस में क्या पढ़ा है? सॉल्यूशंस में हमने अभी तक, सॉल्यूशंस में आपने जो भी पढ़ा है कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। एक्चुअली में अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो दैट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द 11th स्टैंडर्ड सिलेबस, सिर्फ आपका थोड़ा सा रिफ्रेशर था, ठीक है। जैसे आपकी भाई साहब मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मैलिटी क्या होती है, व्हाट इज नॉर्मैलिटी, व्हाट इज वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है, और क्या था भाई साहब आपका मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ये सारे तमाम चीज़ें जो हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कवर हुई हैं, ये सारी चीज़ें कवर हुई है क्यों? क्योंकि चैप्टर है भाई साहब सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस का किसके बनते हैं? सल्यूट और सॉल्वेंट के बनते हैं। वो सल्यूट के जो सॉल्वेंट में सल्यूबल हैं पर केमिकल रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। केमिकल रिएक्शन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होगा भाई साहब, अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम को वाटर में डिसॉल्व करूं तो केमिकल रिएक्शन से ये क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम सोल्यूशन नहीं बोलेंगे भाई साहब, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में अगर डिसॉल्व करें तो ये सोल्यूशन बनेगा, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? एज अ सल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, ये बन सकता है। लेकिन सोडियम और वाटर का सोल्यूशन नहीं बनेगा, सोडियम और वाटर का सोल्यूशन नहीं बनेगा, बिकॉज सोडियम इज रिएक्टिंग विथ वाटर, ठीक है। सल्यूट और सॉल्वेंट में अगर भाई साहब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो इट विल नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब एक ऐसा चीज जहां पे सल्यूट और सॉल्वेंट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। दे आर टुगेदर इन अ सोल्यूशन बट दे कैन रिटेन देयर आइडेंटिटीज, ठीक है। शुगर और वाटर एक सोल्यूशन है, सॉल्ट एंड वाटर एक सोल्यूशन है, यूरिया एंड वाटर एक सोल्यूशन है। ऑल दीज आर बेसिकली सोल्यूशंस, ठीक है। बट सोडियम एंड वाटर कैन नॉट बी अ सोल्यूशन बिकॉज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब। अभी भी मोलैरिटी आ रही है? अरे 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 तो हो तो भाई साहब, क्यों आ रहा भाई साहब ये क्या हो गया? नॉर्मैलिटी तो हो गई भाई साहब, मोलैलिटी भी हो गई। ये तो चलिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। ओके, तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आपका भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हो गया ना, तो फिर दत्त क्यों भाई साहब ये खुल गया? इधर थैंक यू बोल चुके थे ना हम। ओके चलिए, okay, now we will come to solubility. So what is solubility? Solubility of a substance is required amount of solute, required amount of solute, अरे बाबा required amount of solute, ठीक है, required amount of solute that can be dissolved in a specified amount of the solvent to make a saturated solution at a specific temperature and pressure. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तोड़ कर पढ़ें, ठीक है। तो सल्यूट कितना? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, विच विल बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ व्हाट? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन भाई साहब क्या होता है? जैसे समझो भाई साहब, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, इसमें पानी लिया, हमने 1 चम्मच शक्कर डाला, इसमें डिसॉल्व हो गया, 2 चम्मच शक्कर डाला, डिसॉल्व हो गया, 3 चम्मच शक्कर डाला, डिसॉल्व हो गया।
मे बी फर्दर 10 चम्मच के बाद ये डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया भाई साहब, सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ होगा, देखो जैसे समझ लो ये बीकर है, ठीक है, इसमें आपके भाई साहब हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और लेट्स से ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो शुगर मॉलिक्यूल्स विल बेसिकली डू व्हाट, adjust in the empty spaces which are there between the water molecules. Once you happen to dissolve a lot of sugar, what will happen? This will become saturated. This will finally become saturated. So solubility of a substance is the required amount of solute that can be dissolved in a specified amount of the solvent to make a saturated solution at a specified temperature, at a specified temperature and pressure. At a specified temperature and pressure. Required amount of a solute that can be dissolved in a specified amount of the solvent to make a saturated solution at a specified temperature and pressure. ठीक है, क्योंकि देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर की बातें हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। चलिए सल्यूट क्या है, कितना सल्यूट एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा बताओ, इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब और ज्यादा सल्यूट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा सल्यूट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाट अबाउट प्रेशर, आप देखोगे अभी जैसे जैसे हम डिफरेंट टाइप के लॉज पढ़ते जाएंगे तो प्रेशर से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, प्रेशर से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। वी विल सी दोस थिंग्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेफिनेशन में ये जो मेन चीजें हैं ये इंक्लूडेड हो, स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्यूट, तो आपका भाई साहब नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। सो लेट अस डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो सॉलिड का लिक्विड में हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट। तो देखो नेचर कैसा होता है, जैसे समझो जो पोलर सॉल्यूट होता है, जैसे पोलर सॉल्यूट किसको बोलेंगे हम, पोलर सॉल्यूट इज एनीथिंग, अभी हम यहाँ पे देखो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो अगर आप पोलर सॉल्यूट ले रहे हैं तो पोलर सॉलिड लेना पड़ेगा, ठीक है, पोलर सॉलिड, और इसी को हम बोलेंगे सॉल्यूट, है ना भाई साहब। क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज अ पोलर, जहां पे आपका आयनिक बॉन्ड हो, ठीक है, जहां पे आपका आयनिक बॉन्ड हो, जिस भी सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड होगा वो एक पोलर सॉल्यूट होगा। जैसे जैसे KCl, NaCl, ठीक है, NaNO3, ठीक है, आपका KNO3, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए भाई साहब, पोलर सॉल्यूट्स। पोलर सॉल्यूट्स मतलब जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो इसमें आयंस बनेंगे Na और OH माइनस, या समझ लो Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, या समझ लो भाई साहब K प्लस एंड NO3 माइनस, ऐसे आयंस बनेंगे। सो दीज आर पोलर सॉल्यूट्स व्हिच मींस दैट दे कंबाइन विथ ईच अदर बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए, जितने भी हो गए पोलर सॉल्यूट्स हैं। जब आप इसको वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, व्हाई इज वाटर अ पोलर सॉल्वेंट पीपल? देखो यहां पे आपका ऑक्सीजन है और प्रॉब्लम ये है कि ओके, ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो ऑक्सीजन जिस फोर्स से इसको खींच रहा है, उस फोर्स से इसको खींच रहा है, तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया होता, पोलर नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन के मध्य इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हुआ है, अभी भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और ये हो गया इसके भाई साहब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion, and this is more than bond pair repulsion. Are we clear on this one people? ठीक है, तो इसमें भाई साहब आपका lone pair repulsion होगा, तो आपका जैसे ही lone pair का repulsion होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेओ, ये आपका lone pair है और यहाँ पे क्या है, bond pair है, H के साथ bond pair है, तो ये लोन पेयर ने इसको रिपल्स कर दिया, इसको रिपल्स कर दिया, तो बेसिकली ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा। और ऐसा जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, अभी इसके मध्य क्या होगा, ऐसे हो गया,
राइट, इट इज अ बेंड शेप्ड मॉलिक्यूल। हाय, अगर वाटर का शेप ऐसा होता तो वो भाई साहब पोलर नहीं होता था, इट वुडंट हैव बीन पोलर, बट सिंस इट इज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स स्ट्रेट शेप, इट बेसिकली अक्वायर्स अ बेंड शेप। व्हाई? यहां पे देखो लोन पेयर में रिपल्शन, ठीक है, और यहां पे देखो किस में रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, यहां पे भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, जिसके वजह से ये टेढ़ा हो गया ऐसे, इट एक्वायर्स अ बेंड शेप। जैसे ही बेंड शेप होगा, ऑक्सीजन इज द नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपेयर्ड टू फ्लोरीन, so what will it do? It will attract these electrons towards itself, जिसके वजह से इसमें एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे आपका भाई साहब दूसरा नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज बेसिकली अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। ऐसा पोलर मॉलिक्यूल उन सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेगा जो आपस में क्या हो, पोलर हो। तो जैसे Na+ NCl- ये पोलर है, ठीक है, K+ NO3- ये आपका क्या है भाई साहब, पोलर है, ठीक है, CaCl2 ये भी आपका क्या है भाई साहब, पोलर है, दिस इज ऑल्सो पोलर, ऑल दीज आर बेसिकली पोलर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सोल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो इसका मतलब जैसे आपका NaCl इट विल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, आपका KNO3 दिस विल डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये आपके पोलर सॉल्यूट्स हैं और ये पोलर सॉल्वेंट्स है, पोलर सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, पोलर सॉल्यूट है ये भाई साहब वाटर में डिसॉल्व होगा। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो पोलर सॉल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, पोलर सॉल्यूट्स, जो पोलर सॉल्यूट्स होंगे दे विल बी इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भाई साहब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए ये, ठीक है, दीज आर बेसिकली व्हाट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? समीक्षा मैडम, वो जो पेंट वाला सूजन है बिना कुछ ज़्यादा हरकत किए हुए सीधा पेंट वाला, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत टैलेंटेड हैं आप, ठीक है, ओके। तो आपका क्या हो गया भाई साहब, पोलर सॉल्यूट्स आर सोल्यूबल इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे मैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को भाई साहब किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होगा, व्हाट विल बी एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट? हाँ, अल्कोहल। व्हाई अल्कोहल इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट? बोलो भाई साहब, क्यों फटाफट, ओए बाबू, व्हाई? जहां पे भी भाई साहब आपकी बॉन्डिंग कोवैलेंट हो, जहां पे भी बॉन्डिंग आपकी कोवैलेंट हो, वहां पे आयनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी सॉल्वेंट आपका बना होगा कोवैलेंट बॉन्ड से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सारे बने हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उनमें पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। सो आपका जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल बेसिकली एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि यहां पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टरिस्टिक भाई साहब नहीं होती। हाँ वैष्णवी, नीट ही दे दो, ठीक है। कार्बन और क्लोराइड भाई साहब क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये हो गया आपका अल्कोहल। व्हाट एल्स? कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। All these are what? These are formed from covalent bonds. So whatever is formed from covalent bonds will not have ionic character. होगा ionic character लेकिन बहुत कम होगा। कोई भी बॉन्ड परफेक्टली कोवैलेंट नहीं होता और कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक भी नहीं होता। हर एक आयनिक बॉन्ड में थोड़ी सी कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है और हर एक कोवैलेंट बॉन्ड में भी थोड़ी सी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। 100% किसी भी बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो आपके भाई साहब यहाँ पे NaOH जो है इन सब में भाई साहब डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक पोलर सॉल्यूट है। दिस पोलर सॉल्यूट विल बी इनसॉल्यूबल इन दीज नॉन पोलर और कोवैलेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें भाई साहब चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज को खींचेगा, चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। देखो जैसे होता क्या है, जैसे समझो ये आपका NaCl है, जैसे आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या होगा, स्प्लिट अप होगा किसमें, Na+ और Cl- में, ठीक है। अभी देखो यहां पे होगा क्या, तो Na+ है, ये भाई साहब एक प्लस चार्ज लेकर है। H2O को आपने देखा कैसा है,
H2O ऐसा है ना भाई साहब, H प्लस और ये क्या है O माइनस। अभी ये जितने भी O माइनस होंगे ये इसको घेर लेंगे भाई साहब, ठीक है, ये इसको घेर लेंगे। तो ये हो गया आपका H प्लस, ये हो गया आपका H प्लस, ये हो गया आपका H प्लस, ये हो गया आपका H प्लस। ऑल दीज H2O मॉलिक्यूल्स, ऑल दिस H2O मॉलिक्यूल्स विल बेसिकली सराउंड, क्योंकि भाई साहब ऑक्सीजन के मत्थे है क्या, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज विल बी बेसिकली पुल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज विल बी पुल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो आपके Na को क्या घेर रहा है, ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है। और साइमल्टेनियसली Cl को कौन घेरेगा भाई साहब, हाइड्रोजन के एटम्स, है ना। तो आपका ये H प्लस और ये भाई साहब H प्लस, ठीक है, H प्लस, ये जितने भी O के साथ बॉन्डिंग रहेंगे ये सारे H प्लस वाले इसको घेर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो ये क्लोरीन H प्लस एटम से गिर जाएगा, ये सोडियम ऑक्सीजन एटम से गिर जाएगा, किसके, वाटर के। तो दोनों एक सेपरेट एग्जिस्टेंस में चले जाएंगे, बोथ विल डिसॉल्व, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। वही सोडियम क्लोराइड जिसका फ्यूजन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इन ऑर्डर टू सेपरेट, उसका जब आप वाटर में डालते हैं फट से सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है तो मतलब प्लस और माइनस अलग होंगे। क्यों, क्योंकि प्लस को घेर लेगा ऑक्सीजन का नेगेटिव और माइनस को घेर लेगा हाइड्रोजन का पॉजिटिव, ठीक है। सो देयर इंडिपेंडेंट और सेपरेट एग्जिस्टेंस विल बी पॉसिबल। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग हाउ पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। क्यों पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है भाई साहब, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, जैसे अगर मैं बोलूं नॉन पोलर कोई भी कंपाउंड डालो, लेट्स से इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो C2H5OH, ये आपका एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उठा लो, इसमें ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आपके नॉन पोलर जो सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, अभी देखो इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। पहले तो हमको ये देखना है नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है। आपका अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व होगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट को हमने क्लोज कर दिया। अभी हम बात करेंगे किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी भाई साहब, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा एक्सपेंशन, मतलब और ज्यादा स्पेस क्रिएट होगी, और ज्यादा स्पेस क्रिएट होगी तो वो सॉल्यूट उसमें एडजस्ट हो पाएगा, ठीक है, ओके। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। हाउ इज इट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एंथैल्पी चेंज इन सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा H सॉल्यूशन, ठीक है। एंथैल्पी चेंज है ये बेसिकली। एंथैल्पी चेंज का मतलब समझ रहे हैं, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज बेसिकली हीट है, हीट, ठीक है। तो आपके एंथैल्पी चेंज इन अ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा H सॉल्यूशन। सो लेट्स लुक एट दिस। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, then the heat of the solution will be greater than 0, that the solubility should increase with rise in temperature। मतलब कैसा है, देखो समझ लो ये सॉल्यूट है आपका और इसको आपने सॉल्वेंट में डाला और आपने इस सॉल्यूशन को हीट किया, तो भाई साहब ये A+B बना। ये सॉल्यूशन है, A B नहीं बन रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो A+B बना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नाउ ये लेट्स से सॉल्यूट है और ये लेट्स से सॉल्वेंट है। किस तरीके का रिएक्शन हो गया देखो, इसका मतलब क्या होगा, आप जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाएगा। अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस होता है, हीट कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। इफ द डिसोल्यूशन इज मतलब टेम्परेचर इज डिसॉल्विंग को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। मतलब क्या है, ली चैटलियर का एक प्रिंसिपल है। ली चैटलियर बेसिकली स्टेट्स दैट जब आपका कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, देखो सॉल्वेंट का सॉल्यूट में डिसॉल्व होना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे, सॉल्ट का देख लो, सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, आप जो नमक खाते हो वो कहां से आया है, पानी के इवेपोरेशन से आया, पानी इवेपोरेट कर गया, सॉल्ट बच गया, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना एक फिजिकल चेंज है और सारे फिजिकल चेंजेस क्या हैं आपके, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में मतलब जैसे समझो इस चीज को, ये आपका भाई साहब एक ग्लास पानी है, इसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाला, 2 चम्मच शक्कर डाला, 3 चम्मच शक्कर डाला, 4 चम्मच, तो लेट्स से 4 स्पून्स हैव डिसॉल्व्ड।
the fifth spoon is not dissolving. It means what? When you're trying to dissolve the fifth spoon, what will happen? This spoon of sugar will collect at the bottom of the beaker. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रिवर्सिबल हो रहा है अभी, मतलब अभी reaction is not proceeding in the forward direction. Now the reaction is happening in the backward direction. देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इफ अ रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय हीट देन इट विल ऑलवेज मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई साहब, तो मतलब एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो. एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये जो सोल्यूशन बना है, एंथैल्पी हीट चेंज इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? पॉजिटिव. देखो देखो यहाँ पे आपका समझ लो, ये जो टेम्परेचर होगा माइनस दिस, ये अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब हीट जो है वो यहाँ पे आ रहा है. अगर ये ग्रेटर देन जीरो है देन दिस विल बी फेवर्ड बाय टेम्परेचर. ठीक है, heat change of the solution is greater than zero, which means that the solute and the solvent have absorbed heat, and by absorbing heat more of the solute has dissolved in the solvent. ठीक है, तो इस तरीके के एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे हम इसको, डिसोल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, रिएक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसॉल्विंग हो रही है भाई साहब. ठीक है, डिसॉल्विंग और डिसोल्यूशन हो रहा है. तो आपका क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ पे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. एंथैल्पी चेंज इन सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय दिस. इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर. अगर डिसोल्यूशन आपका एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इट विल इंक्रीज विद एवरी सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर. क्लियर है? क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके. इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है. समझ लो आपने ए को बी में डिसॉल्व किया, ये सल्यूट है भाई साहब, ये है आपका सॉल्वेंट, इसमें बना ए प्लस बी दैट इज सोल्यूशन. ठीक है, और समझ लीजिए हीट इवॉल्व हुआ, इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? हीट ऑफ द सोल्यूशन डेफिनेटली हैज टू बी लेसर देन दिस. समझिए इस चीज को, हीट ऑफ द सोल्यूशन इससे लेस है तभी तो हीट इवॉल्व हो रहा है. ये हीट कहां से निकल रहा है? ऑब्वियसली यहां से ही आ रहा होगा ना. तो इन दोनों का जब आपने मिक्सचर कराया तो हीट फेंक रहा है ये. ठीक है, तो इसका मतलब ये हीट कहां से आ रहा है? हीट ऑफ द सॉल्यूशन, एंथैल्पी चेंज इज लेस देन जीरो. ठीक है, लेस देन जीरो द सॉल्यूबिलिटी. देखो एंथैल्पी चेंज क्या होती है, देखो हीट ऑफ द रिएक्टेंट्स और ये समझ लो हीट ऑफ द प्रोडक्ट्स है. ठीक है, अगर हम डेल्टा एच बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट. हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट. ये वाला हीट इससे सेपरेट हो गया तो इसका मतलब ये वाला क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा ये. ठीक है, इट विल बी लेसर देन जीरो. द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर. तो देखो इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर देंगे इसको तो रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड आएगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आएगा, मतलब अभी ए और बी क्या हो जाएंगे? सेपरेट होने लगेंगे. ठीक है, इफ यू आर गिविंग हीट तो आप किस डायरेक्शन में रिएक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हीट तो इधर लग रहा है. ठीक है, सो इस डायरेक्शन में हीट इधर यूज होगा और ए एंड बी विल गेट सेपरेटेड. ठीक है, सो इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इवॉल्व हो रहा है, दैट शुड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर. और अगर आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं सो आपका डिसोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, विच मीन्स द सॉलिड विल स्टार्ट सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द सॉल्वेंट. ठीक है, जनरली द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड solutes in liquid solvents increases with increasing in temperature. ज़्यादा करके देखा गया है कि जितने भी सॉलिड आपके सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका डिसॉल्विंग बढ़ती है. ठीक है, सॉलिबिलिटी बढ़ती है जनरली. ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चंस? अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सॉलिबिलिटी बढ़ेगी. अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. क्या ये समझ में आ रहा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ा. पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, इसी तरह से नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, आर वी क्लियर? नेचर एंड टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस समझ में आ रहा है डिसोल्यूशन में. ठीक है, तो आपका ये हो गया टेम्परेचर. NaCl solubility is not much affected by increase of temperature.
वो NaCl तो आप रूम टेम्परेचर में उसको डिजोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा, क्योंकि ये जो है NaCl की सॉलिबिलिटी किसमें, वाटर में, ठीक है। इस चैप्टर में जब भी हम सॉल्यूशंस को रेफर कर रहे हैं ज़्यादा करके सब वाटर में ही सॉल्यूशंस लेंगे हम, मोस्टली 99% आपका सबका सब सॉल्यूशन वाटर में ही है भाई साहब, ठीक है। तो NaCl की सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब NaCl को हम वाटर में घोल रहे हैं तो वो किस वजह से घोल रहा है, अभी तो डिस्कस किया। NaCl क्या है, पोलर सॉल्यूट है, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलैरिटी की वजह से पहले ही वो डिसॉल्व हो रहा है। टेम्परेचर का कुछ खास इंफ्लुएंस आपको यहां पे नहीं मिलेगा, यू विल नॉट सी मच इंफ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पे टेम्परेचर का इंफ्लुएंस, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस NaCl और KCl, आप भाई साहब यहां पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। देखो दिस इज व्हाट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द सॉलिड इज डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन या 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 50 है, मतलब हार्डली आपको देखो कुछ ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक पोलर सॉल्यूट है, दिस इज ऑल्सो अ पोलर सॉल्यूट, दिस इज ऑल्सो अ पोलर सॉल्यूट। तो जितने भी पोलर सॉल्यूट्स को आप देख रहे हैं, जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। ये पोलर सॉल्यूट्स हैं और ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं। When you're dissolving them, you will hardly see any influence of temperature. With the increase in temperature, there is hardly any increase in solubility that you can see. Are we clear to this one? अगर देखो कोई ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा होता, then you can say अरे वाह, मतलब टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस सॉल्युबिलिटी पे आ रहा है। टेम्परेचर का हार्डली कोई इन्फ्लुएंस इस सॉल्युबिलिटी पे आपको दिख रहा है, ठीक है। There is hardly any influence of temperature on these. अभी देखो ये वाले, ठीक है। So let's look at all these. अभी देखो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे आपका देखो अगर सॉल्युबिलिटी बहुत जोर से बढ़ रही है, ठीक है। सो वी विल सी व्हाई देयर सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजिंग विथ राइज इन टेम्परेचर एंड व्हाई देयर्स इज नॉट, ठीक है। कुछ का भाई साहब देखिए ऐसा वेरिएशन हो रहा है, दिस इज सोडियम सल्फेट, इसका भाई साहब ऐसे डिप हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा एंड देन आफ्टर रीचिंग इट्स पीक पॉइंट इट विल डिक्रीज, ठीक है। सो दीज आर पोलर सॉल्यूट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे हम, ठीक है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। देखिए आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, सबसे ज्यादा प्रेशर का इन्फ्लुएंस होता है गैस में, ठीक है। प्रेशर का इन्फ्लुएंस बिकॉज सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, नीदर आर लिक्विड्स, एनीथिंग विच इज कंप्रेसिबल इज बेसिकली गैस, ठीक है। तो गैस का प्रेशर में काफी ज्यादा, प्रेशर का गैस पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो जब आप पढ़ेंगे देखो गैस मिक्सचर या गैस लिक्विड मिक्सचर, यहाँ पे भाई साहब प्रेशर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन सॉलिड का लिक्विड में कोई ज्यादा प्रेशर का इन्फ्लुएंस नहीं है। दिस इज बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड को भी आप प्रेशर से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी आप भाई साहब प्रेशर से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, देन गैसेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। अभी हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस आपके क्या क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be dissolved at the same temperature and pressure। एक ऐसा solution जिसमें आप और ज्यादा solute भाई साहब नहीं ऐड कर सकते at that temperature और at that pressure। हाँ, अगर आपने टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज किया तो शायद और ज्यादा डिसॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल उस टेम्परेचर और उस प्रेशर में उतने ही सॉल्यूट को आप उतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर में अगर इससे ज्यादा सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल हैपन, दैट सॉल्यूट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, दैट्स नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, ठीक है। डिसोल्यूशन नहीं होगा, दैट सॉल्यूट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। क्लियर है? देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम between dissolved solute molecules and undissolved solute molecules in the solution in a saturated solution। तो मतलब क्या है भाई साहब, आपका एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, there will be an equilibrium। Further addition of solute when the solution is already saturated at a given temperature and pressure will result in the sedimentation of the solute, ठीक है। आप अगर इससे ज्यादा सल्यूट को ऐड करेंगे, if you add solute further then what will happen, this will basically sediment at the bottom, ये भाई साहब नीचे जमा होने लगेगा, ठीक है, क्लियर है।
तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज बेसिकली सोल्यूशन। ये देखिए हमेशा एक रिवर्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ रिवर्सिबिलिटी। आप अगर समझ लो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस से बना है, मतलब आपने हीट दिया तब जाकर सोल्यूशन बना है, तो अगर आप हीट इसको देंगे तो ज्यादा सोल्यूशन बनेगा, और इसमें से हीट निकालेंगे तो ये दोनों सेपरेट होंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर समझ लो ऐसा होता है कि भाई साहब हीट इधर आ रहा है, तो अगर आप इसको हीट देंगे तो आप इस डायरेक्शन में रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं। बाय ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, बाय ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल यू आर फेवरिंग द रिएक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब अभी ज्यादा सल्यूट और सॉल्वेंट बनने लगेगा, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर and at a specific pressure, then what will happen people? If you try to add more of the solute at that temperature and pressure, you will find that the solute is settling down at the bottom. No more solute can dissolve in the solvent, ठीक है। Are we clear on this one people? समझ में आ रही है? तो there exists an equilibrium between solute and solvent particles at saturation for a specific temperature and a specific pressure. Clear है? Okay. Solvent holds as much as solute as is possible as that temperature. तो एक सॉल्वेंट में जितना पॉसिबिलिटी है सोल्यूट को होल्ड करने का उतना वो होल्ड करेगा, ठीक है। अनडिजॉल्व सोल्यूट रिमेन्स इन द फ्लास्क, ठीक है, अनडिजॉल्व सोल्यूट भाई साहब फ्लास्क में रह जाएगा। डिजॉल्व सोल्यूट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स। अभी हम देखेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। ओके, व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम? Dynamic equilibrium is when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves, which is called dissolution. जैसे अगर आपने solid को भाई साहब liquid में dissolve किया है तो थोड़ा बहुत solute क्या हो जाएगा, dissolve होगा, which is known as dissolution, ठीक है। Okay, some solute particles colloid with other solute particles and get separated out of the solution, which is called crystallization, ठीक है। जैसे शुगर जो आप कंज्यूम करते हैं दैट इज बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से बना है, शुगर केन जूस से ये बना है, ठीक है। सो सम सोल्यूट पार्टिकल्स कोलॉइड, कोलॉइड मतलब आपका भाई साहब आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मिल्क इज बेसिकली अ कोलॉइडियल सोल्यूशन, मतलब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इन द सोल्यूशन, ये सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इन द सोल्यूशन, ये सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ कोलॉइड। मिल्क और वाटर जो है एक कोलॉइडियल सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। दीज आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर, ठीक है। तो ये सस्पेंड नहीं हो रहे हैं लेकिन ये कोलॉइडियल सॉल्यूशन है। सम सोल्यूट पार्टिकल्स कोलॉइड विथ अदर सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो सेपरेशन होता है इनका, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये समझ लो ये भाई साहब आपका एक सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो डिसोल्यूशन हो रहा है, देखो अभी ये क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब आपने जो पार्टिकल्स डाला अभी देखो, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट यू हैड पुट इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका सॉल्वेंट है, इसमें आप सोल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हो, तो आपके मैक्सिमम सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए, ठीक है, बट स्टिल सम ऑफ देम रिमेन देयर, और यही जो है तो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। इन्हीं का होगा भाई साहब क्रिस्टलाइजेशन। कौन है? ओके, सो आप देखो यहाँ पे व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन स्टार्टेड टू अकर एट द सेम रेट अंडर सच कंडीशंस क्या हो जाएगा भाई साहब, द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सोल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट ऑफ द सोल्यूशन। एक क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जितने पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट जा रहे हैं किसमें, गोइंग इनटू द सोल्यूशन, विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लीविंग द सोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लीविंग द सोल्यूशन, ठीक है। सो द व्हेन, ये इसको बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में देखो जैसे हमने देखा कि भाई साहब ये एक सॉल्वेंट है, इसमें आपने सल्यूट को डिसॉल्व किया, तो ये सारा सल्यूट मतलब समझ लो इतने सारे सल्यूट आए, इसमें इतना सारा डिसॉल्व हो गया, इतने बच गए आपके, इनका क्या होगा भाई साहब क्रिस्टलाइजेशन, विच मीन व्हाट, दैट दे विल गेट सेपरेटेड आउट, ठीक है, दे विल गेट सेपरेटेड आउट, ओके। तो ये जो सेपरेटेड आउट है, अगर जितने जा रहे हैं उतने ही निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सोल्यूशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लीविंग द सोल्यूशन, देन वी से दैट द सोल्यूशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? अनुज भाई साहब जैसे बंद कर दो ना प्लीज, थैंक यू सो मच।
ठीक है. So when the process of dissolution and crystallization started to occur at the same rate, under such conditions, the number of solute particles going into the solution is equal to the number of solute particles separating out of the solution. Number of particles going into the solution will equal to the number of solute particles going out of the solution. This stage is known as dynamic equilibrium. Unsaturated solution क्या हो जाएगा? A solution in which more amount of solution can be dissolved at the same temperature and pressure. मतलब अभी भी और स्कोप है आपको सल्यूट को डिसॉल्व करने का. At a particular temperature and pressure, if more amount of solute can be dissolved in the solvent, then it is called unsaturated solution. Are we clear on this one, people? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब. The amount present is less than that in the saturated solution. सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब मैक्सिमम इतना ही सॉल्यूट डिसॉल्व होगा इतने सॉल्वेंट में. ठीक है, तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड सोल्यूशन से लेस अमाउंट प्रेजेंट है. ठीक है, ओके. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट इज प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अ सोल्यूशन इन विच देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट इज प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. एक सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट जहां पे प्रेजेंट है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. इसको हम बोलेंगे भाई साहब सुपर सैचुरेटेड. मतलब यहां पे क्या होगा, कैसे समझेंगे कि आप सुपर सैचुरेटेड है? ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन निकलेगा भाई साहब, आपका सेडिमेंटेशन होता जाएगा. ठीक है, अ सोल्यूशन इन विच देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट in a saturated solution at the same temperature and pressure is called super saturated solution. मतलब यहाँ पे सुपर सैचुरेशन हो गया है, सैचुरेशन और उससे भी ज्यादा. ठीक है, सॉल्वेंट होल्ड्स मोर सोल्यूट देन इज नॉर्मली पॉसिबल देन एट दैट टेम्परेचर. किसी हिसाब से मतलब सॉल्वेंट बेयर कर रहा है इतना, थोड़ा बहुत और थोड़ा. जैसे समझो, जैसे हर चीज़ का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है. समझ लो कोई ये टेबल है, इसमें हमने 10 kg, 15 kg, 50 kg, फिर आपने भाई साहब 40 kg. ऐसा अगर हम करते गए तो एक टाइम आएगा ना जब ये टूट जाएगा. कैसा भी करके ये होल्ड कर रहा है लेकिन कभी भी टूट सकता है, ऐसा है. तो इसी को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब अगर सैचुरेशन देखे तो इतना ही सॉल्यूट इतने सॉल्वेंट में उस टेम्परेचर और प्रेशर में डिसॉल्व होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी बहुत ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो गई है उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर में इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, देन वी विल कॉल इट एज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, क्लियर है? तो सॉल्वेंट होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन इज नॉर्मली पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर टू मेक इट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. थोड़ा सा ज्यादा वो होल्ड कर रहा है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. तो जैसे देखो यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये आपके पास साहब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आएगा आपका प्रेशर का इन्फ्लुएंस. जब भी आप गैस में आते हैं यू विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर. ठीक है, ओके. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, डिड यू नो दैट गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर और सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर एंड लिक्विड्स? एग्जांपल गैस और सॉलिड का, गैस और लिक्विड का. क्या भाई साहब, इतना बड़ा लाइफ चल रहा है एक्वाटिक लाइफ जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर है. फ्रेश वाटर ले लो या मरीन वाटर ले लो, ये जो ऑक्सीजन है वो किस में डिसॉल्व है? वाटर में डिसॉल्व है. और वही ऑक्सीजन इनके लिए लाइफ सपोर्ट है कि नहीं? तो दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ गैस डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, दैट विल बी अ गैस डिसॉल्व इन वाटर. हाँ, ले लो. ठीक है, डू यू नो दैट गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर और अदर लिक्विड्स? सॉलिड्स डिसॉल्व इन वाटर और लिक्विड्स. ठीक है, जैसे आपका सॉलिड वाटर या अदर लिक्विड्स में डिसॉल्व होता है, वैसे ही गैस भी वाटर या अदर लिक्विड्स में डिसॉल्व होता है. ठीक है, ओके. डू यू नो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस दैट डिसॉल्व्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट 5 to 6 parts per million in water and save the whole flora and fauna under sea? What gas is this? Oxygen. ठीक है, that is basically oxygen. That is aquatic life. This is oxygen. तो कितना कम डिसोल्यूशन है. ठीक है, लेकिन इसी के वजह से आपका पूरा एक्वाटिक लाइफ जिंदा है. अगर आप देखोगे फिशेस का ब्रीदिंग रेट ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर इज़ फार लेस देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन एयर. हमारा जो ब्रीदिंग रेट है उससे कहीं ज़्यादा इनका ब्रीदिंग रेट है, क्योंकि उनको जल्दी 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 ये ऑक्सीजन लेना पड़ता है. ठीक है, ओके. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. ओके, so hydrogen chloride gas, ammonia gas, sulfur dioxide gas etc. are highly soluble in water. Hydrogen chloride gas, ammonia gas, sulfur dioxide gas,
दे आर वेरी मच सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इजीली लिक्विफाइबल गैसेज आर मोर सोल्यूबल, जितना जल्दी किसी गैस को हम लिक्विफाई कर सके, ठीक है, अंडर सर्टन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द मोर विल बी देयर सॉल्युबिलिटी, द मोर इज द लिक्विफिएबिलिटी ऑफ अ गैस, द मोर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस आएगा भाई साहब आपके प्रेशर और टेम्परेचर से। टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस तो बेसिकली सॉलिड और लिक्विड में भी था, ठीक है। टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस गैसेस में भी बहुत ज्यादा आएगा और प्रेशर का भी। प्रेशर क्यों? क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट दैट कंप्रेसिबल बट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो इसीलिए गैस पे अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। किसी भी गैस का भाई साहब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा प्रेशर से। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये कोई पिस्टन रखा हुआ है और यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी है, कोई गैस कोई लिक्विड है, आपने पिस्टन पे वेट इंक्रीज कर दिया, गैस क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, जाएगा कहाँ? सॉलिड के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, सॉरी अपनी लिक्विड के अंदर घुस जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। सिंपल थिंग है, ठीक है। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड, then what will happen? The solubility of the gas in the liquid would increase. Solubility of gas increases with that of pressure. अगर आपने ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो और क्या होगा? और ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि आप फोर्स कर रहे हो उस गैसियस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में जाने के लिए। विद द इंक्रीज ऑफ वेट ऑन द पिस्टन, solubility of gases increases in the liquid. क्लियर है भाई साहब? Effect of pressure. Assume this system to be in a state of dynamic equilibrium. That is, under the conditions such as pressure and temperature, rate of gaseous molecules entering and leaving the solution phase is the same. जैसे हम देख रहे थे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होता है, the rate of solid molecules entering and leaving the system is the same, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें अंडर द कंडीशंस pressure and temperature, the rate of the gaseous molecules entering and leaving the solution phase is basically the same. Effect of pressure देख लेते हैं हम, ठीक है। W indicates weight. By increasing the weights, pressure on the gas molecules increases, concentration of gas molecules per unit volume increases, and interaction between solvent molecules and gas molecules increases, increasing more solubility of the gas. तो भाई साहब होता क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स और ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन बढ़ने लगता है और इस इंटरैक्शन के चलते ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में डिसॉल्व होने लगते हैं। तो आप जैसे जैसे भाई साहब यहाँ पे एक और वेट डालेंगे, एक और वेट डालेंगे, तो इस गैस मॉलिक्यूल की इस लिक्विड में ज़बरदस्ती का ठुसाईपन चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे जब भी गैस की स्टडी करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग प्रेशर। अज्यूम दिस टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिसोसिएशन और क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। डिसोसिएशन और क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली किस में होता है? जब हमारे सिस्टम का हो गया है क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब द अमाउंट ऑफ गैस एंटरिंग द सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गैस लीविंग द सोल्यूशन, ठीक है, ओके। अज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन इज बेसिकली इक्वल टू क्रिस्टलेशन इक्विलिब्रियम, इसी को हम एक टाइप का डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। नाउ इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग इट टू अ स्मॉलर वॉल्यूम, ठीक है। हम यहाँ पे भाई साहब स्मॉलर वॉल्यूम में कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन। देखो देखो जैसे समझो, यहाँ पे आपका एक वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम V1 है और ये लेट से आपका V है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई गैस है, दिस इज बेसिकली लिक्विड एंड दिस इज बेसिकली गैस, ठीक है। हम समझ लो यहाँ पे ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स कितने हैं? n पर V1 ये वॉल्यूम है, ठीक है। आपने भाई साहब यहाँ पे और वेट्स रख दिए, तो अभी जैसे ही आपने वेट्स रख दिए भाई साहब क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये नीचे आ गया भाई साहब, इन वेट्स के चलते ये क्या हो गया? आपने प्रेशर को बढ़ाया, नीचे आ गया। अभी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, वॉल्यूम आपका क्या हो गया है? कम हो गया है, V डैश हो गया है। V1 से क्या हो गया भाई साहब? ये V डैश हो गया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज इंक्रीज्ड। नाउ व्हाट विल हैपन? मोर ऑफ दीज पार्टिकल्स विल पास आउट इनटू द, मतलब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो गैस के साथ रिएक्ट कर रहे थे, मतलब गैस में जा रहे थे, वो कम थे।
अभी क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इंक्रीज, विच मीन्स दैट दीज वन विच विल बी एंटरिंग द गैसियस फेज वुड इंक्रीज. क्लियर है? ओके. द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सोल्यूशन इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस until a new equilibrium is reached and thus its solubility increases. तो आपका देखो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होता रहता है. यहाँ पे था पहले, अभी यहाँ पे हो गया, फिर अभी भाई साहब यहाँ पे हो गया, फिर अभी भाई साहब यहाँ पे हो गया. इक्विलिब्रियम विल कीप ऑन शिफ्टिंग. ठीक है. Effect of temperature on the solubility of a gas. Do you know what happens to gas when it dissolves in water or any other solvent is heated? You observe that some bubbles emanate from water. It indicates gas is escaping in the form of bubbles from the solution. ठीक है. Gas escaping from the liquid in which it is dissolved or from solution when heated indicates the solubility of the gas decreases with temperature. ठीक है. Gas escaping from a liquid in which it is dissolved. अगर किसी लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व करोगे, ठीक है, और फ्रॉम द सोल्यूशन व्हेन हीटेड इंडिकेट्स, आप अगर भाई साहब इसका टेम्परेचर ठीक है, समझ लो किसी गैस को आपने डिसॉल्व किया है वाटर में या किसी लिक्विड में, ठीक है, बताओ मुझे काइनेटिक थ्योरी से आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें से किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? सॉलिड फेज में, लिक्विड फेज में या गैसियस फेज में? गैसियस फेज में होती है. भाई सॉलिड को आप हीट करते हो तो लिक्विड बनता है एट मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड को आप हीट करते हो तो गैस बनता है एट बॉइलिंग पॉइंट. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल्स की होगी? गैसियस फेज की. अब ठीक है, अभी अगर भाई साहब कोई गैस डिसॉल्व है किसमें? लिक्विड में. कोई गैस आपका डिसॉल्व है किसमें? लिक्विड में. ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हो, एकदम सिंपल चीज है. ठीक है, आप जब इसको हीट कर रहे हो तो भाई साहब आप किसको फेवर कर रहे हो? गैसियस स्टेट को फेवर कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि गैसेस की एनर्जी सबसे ज्यादा. ये भाई साहब कैसे भी तरीके से यहाँ पे डिसॉल्व हुआ था, इसको और एनर्जी मिलेगी, फुट से भाग जाएगा ये. ठीक है, ये तो इसीलिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जनरली हम क्या देखते हैं कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट्स डिक्रीजेस. ठीक है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर. प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीजेस. अगर आप प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स विल डिक्रीज. ठीक है, विल डिक्रीज. आर वी क्लियर टू दिस वन? पीपल समझ में आ रहा है ये? ठीक है. टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी. हायर टेम्परेचर ड्राइव्स गैसेस आउट ऑफ सॉल्यूशन. सिंपल है. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किसको फेवर कर रहा है? गैसेस के फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है. और इसका मतलब क्या होगा? अगर गैस और लिक्विड का मिक्सचर है तो वो गैस बनकर निकल जाएगा. ठीक है, गैस बनकर निकल जाएगा. हायर टेम्परेचर ड्राइव्स गैसेस आउट ऑफ सॉल्यूशन. कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोर बबली इफ स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, जब तक जैसे समझ लो पेप्सी है या कोई कोला है, इसको आपने रेफ्रिजरेटर में अगर स्टोर किया है तो ये ज़्यादा बबल्स इसके फॉर्म होंगे. क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या करोगे आप? आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका शुगर वाटर ही है, कुछ नहीं है, फ्लेवर्ड शुगर वाटर है. जितने भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो वही होते हैं. यहाँ पे भाई साहब फ्लेवर्ड शुगर वाटर है. ठीक है, ओके. जब आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो क्या हो गया? टेम्परेचर भाई साहब क्या हो गया भाई साहब? ड्रॉप. ठीक है, और टेम्परेचर ड्रॉप से क्या होगा? गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड विल इंक्रीज, है कि नहीं? ठीक है, अगर आप इसको बाहर रखोगे तो टेम्परेचर विल राइज और गैस, ठीक है, तो आप देखोगे जब आप फ्रिज से पेप्सी की बोतल निकाल रहे हो उसमें ज़्यादा भुस्स से आवाज़ आएगा, ना कि जब आप बाहर रखे हुए किसी पेप्सी की बोतल को खोल रहे हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो गया भाई साहब? बढ़ गया है. ठीक है, तो आपका कार्बोनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इस लिक्विड में डिसॉल्व रहेगा वो कम रहेगा. ठीक है, सो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोर बबली इफ स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. दे वुड फॉर्म मोर बबल्स if they are stored in the refrigerator. Why? Because the solubility of carbon dioxide in the sugared water will increase because there is a drop in the temperature. जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज कराएंगे solubility of the gas in the carbonated water will decrease. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया. Warm lakes have
लेस O2 डिजॉल्व इन देम देन कूल लेक्स। ठीक है, देखो सब जगह देखना है। वार्म लेक्स आर बेसिकली क्या होता है, जैसे समझो हम बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। देखो कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं भाई साहब हम कोई पोल्यूटेड वाटर नहीं छोड़ रहे हैं। आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में वाटर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। कोई कूलेंट मतलब क्या होगा, मतलब वाटर को हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को घेर के रखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो वाटर होगा ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस टेम्परेचर बढ़े हुए वाटर को अगर हम किस में छोड़ रहे हैं, रिवर्स एंड लेक्स में, तो वहाँ के लाइफ को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भले ही पोल्यूटेड वाटर नहीं है, दिस इज नॉट पोल्यूटेड वाटर बट इट इज अ हाई टेम्परेचर वाटर। हाई टेम्परेचर वाटर को बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम किसी पॉन्ड या लेक में छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो O2 जो डिजॉल्व है ऑलरेडी कम मात्रा में, वो क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। मतलब वहाँ पे जितने भी आपके एनिमल्स और एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, उनको वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज। ठीक है, सो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर पोल्यूटेड वाटर होगा तो डेफिनेटली लॉस होगा ही, लेकिन अगर आप हॉट वाटर भी रिलीज कर रहे होगे इन स्ट्रीम्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में, तो भी आपका क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ विच फिशेज विल डाई। ठीक है, सो वार्म लेक्स हैव लेसर O2 डिजॉल्व इन देम देन कूल लेक्स। ठीक है, इन द ग्राफ लीस्ट सोल्यूबल गैस इज हीलियम एंड मोस्ट सोल्यूबल गैस आपका है क्या, मीथेन। मोस्ट सोल्यूबल गैस आपका भाई साहब होता है मीथेन। तो आप देखोगे भाई साहब हीलियम, हीलियम आपका लीस्ट सोल्यूबल गैस है एंड द मोस्ट सोल्यूबल गैस इज मीथेन। तो आप देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, गैसेस की सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है भाई साहब, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी भाई साहब, डिक्रीज। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज दैट दीज गैसेस जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो दे विल लीव द लिक्विड सरफेस एंड मूव आउट। ठीक है, तो देखो 10 डिग्री पे इतना सॉल्युबिलिटी था और ऑलमोस्ट 50 डिग्री पे आपकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इससे ज़्यादा थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। ठीक है, ओके। Solubility, when a gas is dissolved in a liquid, heat is evolved during this process, hence it will always be an exothermic process. कभी भी जब भी गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड में, हीट विल बी इवॉल्व। वाई, टेल मी वाई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 9th स्टैंडर्ड की सोच से भी इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। When a gas is dissolved in a liquid, it will be an exothermic process, a heat evoluting process. Why? नहीं, प्रेशर नहीं। मैंने अभी जो आपको बताया, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, एकदम सिंपल। 9th स्टैंडर्ड की सोच से इस सवाल को कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, गैस की। सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी, इसकी। ये भाई साहब मॉडरेट। ठीक है, तो जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर ठूस रहे हैं तो गैस किसके अंदर आ गया है, अभी लिक्विड के अंदर आ गया है, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गैस पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी भाई साहब, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही डिक्रीज्ड एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स हाउ अ गैस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड विल रिलीज एनर्जी। ठीक है, so when a gas is dissolved in a liquid, heat is evolved during this process, hence it will be generally an exothermic process. Are we clear? Okay. Dissolution process follows dynamic equilibrium. यहाँ पे भी भाई साहब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब सोचो, सॉलिड सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट, सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन या गैस और लिक्विड का सोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कमिंग इन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट लीविंग, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, या हम उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया है। द अमाउंट ऑफ गैस कमिंग इन द सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गैस लीविंग द सॉल्वेंट, दैट इज ऑल्सो बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉलोज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ली चार्टलियर का प्रिंसिपल जैसे मैं आपको बोल रहा था भाई साहब, इक्विलिब्रियम हमेशा हमेशा शिफ्ट होगी एज पर द सपोर्टिंग कंडीशंस। ठीक है, समझ लो आपने भाई साहब ए और बी, ये आपका है भाई साहब क्या, सल्यूट, ये आपका भाई साहब क्या है, सॉल्वेंट,
और ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं भाई साहब, लेट्स से A प्लस B, दैट इज बेसिकली अ सॉल्यूशन। ठीक है, A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है, और A प्लस B क्या बन रहा है आपका सॉल्यूशन। अगर आपका ये सॉल्यूशन बन रहा है हीट देने से, तो आप जब हीट देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हमेशा देखो सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। जब आप हीट दे रहे हैं तो मोर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अगर इससे आप हीट ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो मोर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बी सेपरेटेड। ठीक है, मोर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बी सेपरेटेड। ठीक है, आप देखो अगर आप मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, लेट्स से वाटर को आपने हीट किया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने वाटर के किसी सैंपल को 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया है। अभी इसमें आप क्या डिसॉल्व कर, अरे ये बाहर से बंद करके चला गया। ओके, डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉलोज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो समझिए इस चीज को, जब आप A और B को हीट कर रहे हैं और सॉल्यूशन बन रहा है AB, तो इस दौरान अगर आप हीट बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन, हीट कम करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेशन होने लगेगा। जैसे जैसे देखो यहाँ पे आपने कोई वाटर है उसको आपने 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया और इसमें चीनी डालते गए, शक्कर डालते गए, जब तक कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन गया। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा शक्कर आप ऐड करेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ओके, अभी आपने इसको रख दिया, ऐसे ही रख दिया, तो 45 से 25 पे आ जाएगा, ये एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे आ जाएगा। क्या ऑब्जर्व करोगे आप, when it is coming down, so at 45 degree centigrade you have basically formed a solution between water and sugar. Now you keep this solution in atmosphere and let's say it acquires the temperature of 25 degree centigrade by coming down. आप बताओ क्या ऑब्जर्व करोगे। अरे चाचा मैं क्या बोल रहा हूं, A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है, हीट कर रहे हो सॉल्यूशन बन रहा है, जितना हीट दोगे उतना सॉल्यूशन बनेगा, जितना हीट विड्रॉ करोगे उतना सॉल्वेंट और सॉल्यूट बन जाएगा। यहाँ पे तुमने 45 डिग्री पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, जैसे ही ये टेम्परेचर 25 डिग्री पे आएगा, मतलब क्या हुआ, हीट ड्रॉप हुआ है, मतलब आपको दिखेगा शुगर यहाँ पे जमा होते हुए, शुगर यहाँ पे जमा होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, यू विल सी बेसिकली शुगर गेटिंग thrown out of the solution because now what you are doing, you are withdrawing heat. So if you are withdrawing heat, the reaction will proceed in the backward direction. यही आपका ली चैटलियर का प्रिंसिपल। ली चैटलियर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, in any reversible reaction whether it is physical or chemical, the supporting factors will move in the direction, the equilibrium will basically keep on shifting. तो equilibrium की shifting शायद समझ में ना आए, लेकिन आपके जिस भी फैक्टर को सपोर्टिंग फैक्टर हम मानेंगे उसके हिसाब से चलिए। तो यहाँ पे भाई साहब हीट सपोर्टिंग फैक्टर है तो ज़्यादा सोल्यूशन बनेगा। हीट अगर सपोर्टिंग फैक्टर और हीट को आप विड्रॉ करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज़्यादा बन जाएगा। आर बी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉलोज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी देखो ये वाला क्या प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को आप क्या दे रहे हो, टेम्परेचर, सॉल्यूशन बन रहा है। तो अगर हीट उसमें से विड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी भाई साहब सेपरेट आउट हो जाएगा। अभी समझो अगर ए आपका है भाई साहब सॉल्यूट और बी आपका है भाई साहब सॉल्वेंट, ठीक है, और ये बना रहा है क्या, ए प्लस बी, दैट इज बेसिकली solution, A plus B, that is solution. Clear, clear, clear? Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. और समझ लो यहाँ पे भाई साहब हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, A plus B बना रहा है और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। अभी अगर मैं इस सिस्टम को हीट दूं तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल इतना ही बोल रहा है, आप जिस चीज को देने की कोशिश कर रहे हैं रिएक्शन भी उसी स्पीड में जाएगा, उसी को फेवर करता हुआ जाएगा। यहां पे आपने हीट दिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को आपने सपोर्ट किया, तो मतलब ज्यादा क्या बनेगा आपका सोल्यूशन।
अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस से सोल्यूशन बन रहा है तो अगर आप इसको हीट देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन जाएगा। अभी हम आते हैं गैस और लिक्विड का। गैस और लिक्विड का जब भी सोल्यूशन बनता है क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज गैसेस हैव अ हायर एनर्जी। ऑब्वियसली व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स विल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे विल रिलीज दिस एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। मतलब अगर आप इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ गैस डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जैसे ही आप इस सोल्यूशन को भाई साहब हीट देंगे तो आपका गैस और सॉल्वेंट सेपरेट आउट हो जाएगा। क्लियर 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 आर वी बाय ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हो गया, उधर क्यों चला गया तुम, आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हेनरीज लॉ। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली हेनरीज लॉ। नाउ वी विल स्टार्ट विद द, यहाँ पे हमने जितने भी चीज़ें डिस्कस की हैं बहुत एलिमेंट्री चीज़ें डिस्कस की हैं। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे भाई साहब प्रेशर और टेम्परेचर होता है, और क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। नाउ वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इस चैप्टर में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट लॉ दैट यू विल एनकाउंटर इन solutions is that of Henry's law. Can you tell me who is the first person to give quantitative relationship between solubility of a gas in a solvent? gas का भाई साहब in a solvent, ठीक है, and pressure. This was Mr. Henry. Mr. Henry was a great scientist who said that at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid or solution is directly proportional to the partial pressure of the gas प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड आर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो किसी भी लिक्विड का, पहले तो ये समझ लो, कभी भाई साहब बीच में गए हो, अरे भाई साहब ओके, तो बीच में अगर आप गए रहेंगे तो समझ लो ये समुंदर है, समुंदर के ऊपर आपको ऐसा वाटर वेपर दिखता है, क्या दिखता है, एक फील होता है। ठीक है, आप जब समुंदर में उतरते हैं तो यू विल फील दैट वाटर वेपर। किसी भी लिक्विड के ऊपर किसी भी, अगर नहीं फील हुआ है तो आप अपने बिल्डिंग के ऊपर जाइए, टंकी में घुस जाइए। ठीक है, जो टंकी है आपका उसमें घुस जाइए, आप फील करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको फील नहीं हुआ रहा, कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं, ठीक है जाने दो। आप बिल्डिंग में जाइए, नहीं मतलब और कुछ मत कीजिए, ऐसे टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, अगर आप बिल्डिंग में टंकी में उतरते हैं ना, यू विल फील अ ह्यूज वाटर प्रेशर आउट हियर, क्योंकि टंकी आपकी बंद है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर होगा यू कैन एक्चुअली फील इट। तो हर एक लिक्विड के ऊपर हमेशा इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, इवेपोरेशन चलता ही रहेगा। इवेपोरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। तो आपके सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो भाई साहब क्या होते रहते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं। और इवेपोरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है भाई साहब, वेपर। अगर इस वेपर को आप भागने ना दें तो यही वेपर क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो हर एक लिक्विड के ऊपर एक वेपर प्रेशर बनता है जो उसके खुद का होता है, जो उसके खुद का होता है, खुद का इवेपोरेशन से। तो दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ। हर एक लिक्विड के ऊपर उसके खुद का वेपर प्रेशर बनेगा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा, समझ लो ये ए लिक्विड है और ए लिक्विड का वेपर फेज है ये, ठीक है, वेपर फेज है, तो इसका एक वेपर प्रेशर बन गया। अभी हम लाते हैं भाई साहब बी गैस, तो अभी इसका भी एक प्रेशर बनेगा। ठीक है, ओके। दिस लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर के साथ छेड़खानी नहीं की है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड और सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस। मतलब जितना आप इस प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना ही ये गैस इसमें डिसॉल्व होगा, जितना ही आप इस प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना ही ये गैस इसमें डिसॉल्व होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेशर कुकर। कभी किचन में जाकर एक गिलास पानी भी अपने से पीते हो क्या? शक्लों पे तो लिखा हुआ है दुनिया भर के, मतलब निकम्मे हो तुम लोग। मतलब अगर मैं पूछूं कि कभी खाना बनाया है कि नहीं, अरे क्या होता है ऐसा, हम सिर्फ खाना ठूसना जानते हैं, बनाना थोड़ी। तो मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, प्रेशर कुकर, ठीक है, ये प्रेशर कुकर में भाई साहब होता क्या है, ये आपका खाना पक रहा है। प्रेशर कुकर का फूड ज़्यादा टेस्टी होगा देन अगर आप कढ़ाई में पका रहे हो।
कढ़ाई में जो खाना पकाते हैं आप, अगर आपने इंग्रेडिएंट्स वही डाला है और उसको मसाले को उतना ही घुमाया है, ठीक है, प्रेशर कुकर का खाना ऑलवेज ज़्यादा टेस्टी होगा कढ़ाई से। क्यों? सोचिए, समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है भाई साहब, गैस निकल रहा है, ठीक है। ये गैस क्या हो रहा है भाई साहब, ये गैस अंडर प्रेशर है, ये फिर से खाने से के साथ मिक्स हो रहा है। मसाले का जो गैस है वो फिर से खाने में ठूस रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर कुकर मतलब यहाँ पे प्रेशर को, मतलब आप पूरे गैस को भागने नहीं दे रहे हैं, इतना भी नहीं, जब थोड़ा डेंजर लेवल के ऊपर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिलीज होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गैस आपके खाने के ऊपर ही है, उसको प्रेशर में होल्ड करके रखा है ना। ये प्रेशर जो है इस खाने के अंदर घुस रहा है, आपका खाना ज़्यादा टेस्टी होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये गैस ऐसा, ठीक है, ये भाई साहब उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे उतना टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो मसाले का वेपर है वो इसके अंदर जा नहीं पा रहा है, ठीक है, इसके अंदर जा नहीं पा रहा है। सो जनरली व्हेनेवर, ठीक है, यू इंक्रीज द प्रेशर, व्हाट विल हैपन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द सॉल्वेंट वुड इंक्रीज। व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस अबव अ सोल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन वुड इंक्रीज। तो अगर प्रेशर कुकर में खाना पक रहा है तो जो मसाले का गैस है वो भाई साहब भाग नहीं पा रहा है और वो प्रेशर में आ रहा है तो वो ठूस रहा है फिर से खाने में, तो सर्कुलेट हो रहा है वो, ठीक है। इट विल कुक फूड फास्टर एंड इट विल ऑल्सो मेक फूड मोर टेस्टियर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, solubility of a gas in a liquid or solution is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर के ऊपर होगा, ठीक है, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है भाई साहब, अगर हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस तो ये हो जाएगा भाई साहब Na psi A हो गया ना, अपॉन Na प्लस Nb। अभी देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन। तो जितना भी गैस भाई साहब इस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है, जितना भी गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है उसका निकलेगा भाई साहब क्या, मोल फ्रैक्शन। ये जो मोल फ्रैक्शन होगा भाई साहब, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? इस प्रेशर को देखो सिंपल समझो, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, हम व्हाई आर वी गोइंग टू मोल फ्रैक्शन, व्हाई आर वी गोइंग टू मोल फ्रैक्शन, भाई साहब चीजों को समझिए। हाँ, मोल फ्रैक्शन इज, हाँ मोल फ्रैक्शन समझा, तुमको ये समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन समझ लो ये गैस बी है और आपका सॉल्वेंट है ए, कोई भी, ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड हो जाएगा। व्हाई आर वी कंसिडरिंग मोल फ्रैक्शन ओनली? भाई साहब तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो बिल्कुल भी, हमने बहुत डिटेलिंग में डिस्कस किया था कुछ पैरामीटर्स आपकी होती है, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी। एक पैरामीटर होता है आपका मोलालिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वाई? बिकॉज इन द डिनोमिनेटर यू हैव weight of the solvent which is unimpacted by temperature. In the same way, mole fraction is also something which will be unimpacted by temperature. तुमने यहाँ पे हेनरीज लॉ में कंडीशन ही लगा दी है, किसकी? कांस्टेंट टेम्परेचर की। कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन लगा दी है, इसीलिए तुम नॉर्मेलिटी मोलारिटी पे क्यों जाओगे, सीधा मोल फ्रैक्शन पे आओ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन विल बी अनइम्पैक्टेड बिकॉज यू आर नॉट altering the temperature. So this law states that at a constant temperature constant, ठीक है, the solubility of a gas in a liquid or a solution is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid. तो ये हो गया इसका मोल फ्रैक्शन। How much moles of the gas is dissolved in the total moles of the solution? That will be mole fraction of the gas. This will be directly proportional to the partial pressure of the gas. ये जो गैस है कितना इसका partial pressure है above the solution. Okay, one second. Okay, so the law states that at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid or solution is directly proportional to the partial pressure. ठीक है, तो आपका solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas, ठीक है, above the liquid, ठीक है। So the partial pressure of the gas in vapor phase
इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर एक गैस का भाई वेपर फेज में इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। मतलब कैसा है, देखो कितना मोल फ्रैक्शन है उस गैस का इन सोल्यूशन। जैसे समझ लो अगर आपका साई बी, ठीक है, लेट्स से ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका ए, तो साई बी विल बी इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना भाई साहब, साई बी विल बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस dissolved, this is what mole fraction of gas, mole fraction of gas dissolved in solution। ठीक है, this will be mole fraction of the gas dissolved in solution will be directly proportional to the partial pressure of the gas। तो यहां पे जितना इसका partial pressure होगा, पी बी का पार्शियल प्रेशर ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, दिस विल बी डायरेक्टली। सो हेनरीज लॉ को हम कैसे लिखते हैं भाई साहब, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन। ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द, क्या हो जाएगा ये मोल फ्रैक्शन है ना भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट दैट इज गैस इन सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, मतलब कैसा है, देखो इस गैस पे अगर हमने वेट रख दिया भाई साहब ऐसे पिस्टन से, तो क्या होगा, ज्यादा ये गैस इसमें डिसॉल्व होगा, मतलब ये मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये है आपका हेनरीज कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, के एच इंटू साई ऑफ बी। ये के एच आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है, दिस इज नो एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो आपका भाई साहब, कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सोल्यूशन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। तो आपका क्या है, देखो पार्शियल प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो गया है कि नहीं, ठीक है, तभी तो आप के एच लगा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो यस वी कैन, तो इसका मतलब अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जहां पे भी वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है, यू विल ऑलवेज एंड अप इन गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहां पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इन टॉर्सिलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये आपका ये टॉर्सिलिन क्यों है, टॉर्सिलिन मतलब आपका बेसिकली प्रेशर ऑफ द गैस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, लेट्स से आपके प्रेशर को एक्सप्रेस करने के यूनिट्स क्या क्या हैं आपके, ठीक है। एक हो गया भाई साहब क्या 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 क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा हो गया भाई साहब आपका बार, ठीक है, तीसरा हो गया आपका एटमॉस्फेयर, चौथा हो गया आपका टॉर्सिलिन। तो टॉर्सिलिन बेसिकली एक यूनिट है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl अगर हम देखेंगे भाई साहब, ये आपका है साइक्लोहेक्सेन, दिस इज व्हाट साइक्लोहेक्सेन, और ये आपका क्या है HCl, ये आपका HCl, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और HCl। ये अगर आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, if you basically increase the pressure, what will happen, more of HCl will basically dissolve in this, ठीक है। So can you draw a graph between partial fraction and mole fraction in solution from the above statement, predict the nature of the graph? Yes, we can draw a graph wherein the partial pressure will be directly proportional to the mole fraction, partial pressure will be directly proportional to the mole fraction। clear है, clear है, clear है भाई साहब, okay। The graph will be straight line passing through the origin. The graph will be straight line passing through the origin. My dear students, can you guess the solubilities of the following gases in water? Helium, hydrogen, nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, formaldehyde, methane, which exists in the form of gas, vinyl chloride, C2H3Cl. No sir, it is difficult. Why? Do you not worry? Okay, भाई साहब, हीलियम का कितना हो जाएगा, देखो at temperature 293, which is मोर और लेस द रूम टेम्परेचर, ठीक है, मोर और लेस द रूम टेम्परेचर। 20 डिग्री का सेंटीग्रेड होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर और लेस द रूम टेम्परेचर। KH कितना हो जाएगा भाई साहब, 144.97,
ठीक है। एट टेम्परेचर 298 KH की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, देखो, ठीक है। तो KH की वैल्यू टेम्परेचर स्पेसिफिक होती है, ठीक है। KH पर किलो बार, ये आपका 144, ये हो गया भाई साहब आपका 40। क्यों? क्योंकि आपने देखो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, ठीक है। सॉरी, हाँ, अरे सॉरी आपका भाई साहब यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाएं, चलिए अगर इसके टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन, इसका KH भी आपका ऑल्टर होगा, ठीक है। सो आपका हीलियम का 293 में कितना दिख रहा है, 144.97, हाइड्रोजन का 293 में कितना दिख रहा है, 69.16, नाइट्रोजन का, तो ये आपके सारे कितने हो गए भाई साहब, दीज अभी देखो 303, ठीक है। थोड़ा सा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये 88.84, 293, 34.86, तो टेम्परेचर स्पेसिफिक है। देखो यहाँ पे भी आपने टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है, 298 में 40.3, 1.87, फॉर्मल्डिहाइड का 298 पे इतना आ रहा है, मीथेन का इतना आ रहा है, ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड का आ रहा है। सो आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे किन चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। दिस इज KH, मतलब आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, दिस P इज व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, partial pressure of the gas above the solution, partial pressure of the gas above the solution, and psi B will be what, psi B will be mole fraction of the gas, mole fraction of the gas in the solution, mole fraction of the gas in the solution। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। In soft drinks and soda water, carbon dioxide is passed under high pressure and is sealed via, फर्स्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जोर से प्रेशर में बंद कर देंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, आपका प्रेशर क्या है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो अगर भाई साहब इसको बढ़ाएंगे तो ये भी तो बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है ना भाई। द मोर यू इंक्रीज द प्रेशर, द मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस विल एक्चुअली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स बनता है वो बेसिकली शुगर कोटेड वाटर है, ठीक है, उसमें उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स हैव हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ डिजॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। व्हाई? Scuba divers go deep into sea, which results in high pressure under water, which causes more solubility of gases inhaled based on Henry's law। ठीक है, आपका भाई साहब स्कूबा डाइवर जब नीचे, देखो उनका एक सूट होता है ना, ठीक है, वो सूट पहनकर वो नीचे जाते हैं और देखो कैसा होता है, ये समुंदर है भाई साहब, समुंदर के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब स्कूबा डाइवर भाई साहब इतने नीचे, मतलब यहाँ पे वाटर का इतना प्रेशर, वाटर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों है, किसके ऊपर, स्कूबा डाइवर के ऊपर, ठीक है। सो स्कूबा डाइवर्स गो डीप इनटू अ सी व्हिच रिजल्ट्स इन हाई प्रेशर अंडर वाटर व्हिच कॉजेज मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनहेल्ड बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। तो ज्यादा आपका गैसेस इनहेल होगा, ठीक है, मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनहेल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑफ गैसेस इनहेल्ड बेस्ड ऑन। तो इसका मतलब वाटर के अंदर जो भी गैसेस होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ब्लड में ज्यादा ऐसे गैसेस आएंगे, ठीक है, ब्लड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सिंपल, ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है, ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है, तो ब्लड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। When scuba diver comes to surface, experiences a medical condition known as bends, which are painful and dangerous to life। जब ये ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है, when divers come to the surface, pressure decreases, ठीक है, this releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood। तो नाइट्रोजन आपके ब्लड में ऐसे बबल्स होने लगते हैं, क्योंकि अंदर सारे गैसेस डिसॉल्व होंगे ब्लड में, क्योंकि आपका प्रेशर बढ़ गया है। जैसे ही आप ऊपर आएंगे प्रेशर कम हो गया और ये सारे बबल्स बनेंगे, तो आपके ब्लड में ही ऐसे बबल्स बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है, ब्लड में, और ये पेनफुल कंडीशन होती है। दिस इज बेसिकली कॉजिंग, दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ कंडीशन कॉल्ड, तो आपके कैपिलरीज जो होते हैं बहुत थिन होते हैं, ये कैपिलरीज हैं आपकी, ये कैपिलरीज में बबल्स आ जाते हैं ऐसे, ये कैपिलरीज में ऐसे बबल्स आ जाती हैं। अब ये बबल्स आएंगे तो क्या होगा, कैपिलरीज में से ब्लड जाता है किसको, आपके सेल्स को, तो ब्लड, और ये भी भाई साहब ये तो
एम्प्टी गैप है, मतलब आपके सेल्स को पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिलेगा, ब्लड, ठीक है, एंड हेंस इट विल क्रिएट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ठीक है. So when divers come to the surface, pressure decreases. This releases the dissolved gas and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks the capillaries and create a condition. Why? तो इसका मतलब भाई साहब air tank composition. What is scuba divers? Air tank composition. Air diluted with helium. तो हीलियम इसमें कितना है भाई साहब, 11.7%, नाइट्रोजन कितना है 56.2, और इसमें ये कितना है 32.1%, ठीक है. Why do people living at hilltop or at higher altitudes experience a condition known as anoxia? जो लोग ऊपर रहते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड्स, पार्शियल प्रेशर भाई साहब डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर का डिक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑन द ग्राउंड. दिस लीड्स टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल. मतलब कम ऑक्सीजन डिजोल्व होगा क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो गया भाई साहब. प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू साई ऑफ A. अगर ये ड्रॉप होगा तो ये भी ड्रॉप होगा भाई साहब, तो लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल एक्चुअली डिसॉल्व इन ब्लड. दिस लीड्स टू वीकनेस एंड इनएबिलिटी फॉर प्रॉपर्ली फॉर क्लाइंबर्स, ठीक है. बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विच इज मोर सोल्यूबल विथ राइज इन टेम्परेचर, अमोनियम क्लोराइड एज इट्स एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक. मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा इसका एंथैल्पी, ये अगर आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो आपको हीट देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका बनेगा अमोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है. मतलब हीट से क्या बढ़ेगा भाई साहब, आपका सेविटी बढ़ जाएगी, एंडोथर्मिक, ठीक है. अमोनियम क्लोराइड एज इट्स एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, क्लियर है. सोडियम क्लोराइड को अगर भाई साहब आप डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको हीट नहीं देना पड़ता है, तो आप अगर टेम्परेचर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ज्यादा अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व होगा ली चैटलियस के प्रिंसिपल से. क्लियर है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.